जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने कल पढ़ा था मॉडल पेपर रीड का, उसी के अंदर हमने कल पढ़े थे 15%, बाकी के प्रश्न आज हम यहां पर पढ़ेंगे। तो आपको मॉडल पेपर पढ़ने के लिए मैं इसलिए बार बार मैं कहता हूं क्योंकि मॉडल पेपर पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए और किस प्रकार प्रश्न को घुमा करके पूछा जाता है तथा किस प्रकार हम केवल प्रश्न पढ़ करके या ऑप्शन देख करके हम उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इन सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए हमें मॉडल पेपरों की तैयारी करनी बहुत ही जरूरी होती है। केवल इसीलिए मॉडल पेपर लेकर के आता हूं। ठीक है, तो ये जो मॉडल पेपर है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सहयोगी होते हैं परीक्षा देने के लिए। तो आप इन मॉडल पेपरों को अच्छी तरह से और बहुत ध्यान देकर के पढ़िए, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा जो है, जो होने वाली परीक्षा है रीट की, उसकी सफलता के लिए हमें इन पेपरों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत जरूरी है। साथ में लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो हैं वो आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लगातार इसी प्रकार बने रहिए मेरे साथ में, मैं भी इसी प्रकार आपका सहयोग करता रहूंगा। चलिए फिर देख लेते हैं आज के अपने मॉडल पेपर। तो आज के जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, अपने 15 जो प्रश्न है वो क्या कहते हैं। तो 15 प्रश्न है, उसमें से मैं आपको बात बता देता हूं। आज शिक्षण विधि के तथा साथ में जैसे गद्यांश आ जाता है अपना, तो गद्यांश में से प्रश्न को छांटना वो चीज भी हम यहां पर सीखेंगे। तो गद्यांश जब भी आए, हमारा प्रश्न नंबर गद्यांश का होगा 24 नंबर प्रश्न जो है गद्यांश का होगा। तो उसके अंदर आपको गद्यांश एक साइड में दिखाई देगा और साथ में आपको मैं ये बता देता हूं गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद के अंदर उनके प्रश्नों को आपको बहुत सरलता होगी। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं, हमने प्रश्न किए थे 15, तो 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है निश्चित उत्तरात्मकम प्रश्न का, निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न का। अब यहां पर निश्चित प्रश्नोत्तर के बारे में बताना है कौन सा है। ठीक है, तो इसने दे दिया ऑप्शन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आ जाए तो निश्चित केवल वस्तुनिष्ठ होते हैं, उसके अलावा और सब में निश्चित नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जोड़ देते हैं सब में, लेकिन वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से नहीं जोड़ पाता है, वो जो दिया होता है उसमें से ही एक ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, आगे वाला प्रश्न, आगे वाले में दे रखा है प्रस्तुतम श्लोकम आधारीकृत्य प्रश्न संख्या 17 23 पर्यंतम प्रश्न समाधेया। अब देखो इसने क्या किया कि एक पद्य दे दिया, पद्य के ऊपर इसने लिख दिया कि प्रस्तुत श्लोक से आधारित किए गए जो प्रश्न है वो 17 से 23 तक है। याद रख लेना, 17 नंबर से लेकर के 23 तक जो प्रश्न है वो पद्य के हैं। तो उनके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं तथा समाधान करना है। तो श्लोक हमारा क्या कहता है, श्लोक पढ़ लेते हैं। आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, ये जो है इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। आरंभ गुरुवी क्षयिण क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। यहां पर सज्जन और दुर्जन के बारे में हमें बताया गया है। तो आप इस श्लोक का वैसे अर्थ जानते होंगे क्योंकि यह 6ठी 7वीं या 8वीं क्लास का श्लोक है। तो यहां पर हमें दे रखा है आरंभ गुरु क्षयिण क्रमेण, जो प्रारंभ में ही अत्यधिक हम पर अपना मतलब मीठी भाषा बोल करके हद से ज्यादा सहयोग करने की कोशिश करे, जो एकदम मिले हमारे, जैसे कोई अनजान व्यक्ति एकदम से मिलता है हमें और वो हमें हद से ज्यादा हम पर परोपकार करने की कोशिश करे, हद से ज्यादा हमारा सहयोग करने की कोशिश करे, बिना कहे वो हमारे काम करने की कोशिश करे, ऐसे व्यक्ति और तथा जो व्यक्ति सज्जन होते हैं उनके बारे में बतलाया। इसने क्या कहता है, आरंभ गुरु क्षयिण क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात, यानी जो हद से ज्यादा हमारी सहयोग करने की कोशिश करता है, बिना कहे सहयोग करने की कोशिश करता है, जैसे कहा जाता है ना बिना राय के ही वो राय देने आ जाता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा दुर्जन स्वभाव के होते हैं। ठीक है, और इसने कहा है कि दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना, और दुर्जन व्यक्ति की जो संगति होती है ना वो एक पेड़ की जो छावा होती है, छाए होती है, उस जैसी होती है। कैसे कि सुबह की जो छाए होती है,
वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, यानी शुरू के अंदर तो बहुत ज्यादा छाया होगी, आपने देखा होगा सूरज निकलने से पहले तो पेड़ की बहुत ज्यादा छाया होती है, परंतु जैसे जैसे सूरज निकलता है, जैसे जैसे समय बीतता है, वो छाया धीरे धीरे कम होती जाती है। परंतु जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी जो छाया होती है ना, वो पूर्वार्ध की होती है, यानी पूर्व के बाद की जो छाया है ना वैसी होती है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे छाया बढ़ेगी, न कि घटेगी। यही यहां पर बताया जा रहा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो तो हमेशा सहयोग करते हैं समय अनुसार, और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं ना, जिनको कोई स्वार्थ होता है, वो हद से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, हद से ज्यादा चमचागिरी करने की कोशिश करते हैं। याद रख लेना इन बातों को। ठीक है, तो यहां पर हमें सीधी सी बात में हम समझे कि एक छाया है, सुबह से पहले की प्रातः काल से दोपहर तक की जो छाया होती है वो दुर्जन की, और दोपहर के बाद की जो छाया होती है वो सज्जन के रूप में गिनी गई है। तो दोपहर से पहले की जो छाया है वो सूर्य के निकलने के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जाएगी। पहले तो एकदम ज्यादा होगी और फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। परंतु सज्जन की जो छाया होती है, सज्जन का जो साथ होता है, वो पहले थोड़ा होगा, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ते इतना बढ़ेगा कि आपको पूरी जिंदगी तक उसका सहयोग मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में रात आ जाएगी, रात में भी छाया होती है, फिर दूसरा दिन आएगा, फिर दुर्जन की बात आ जाती है। इस प्रकार यानी सज्जन की जो दोस्ती होती है, मित्रता होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, और दुर्जन की जो मित्रता होती है वो एक साथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें प्रश्न ढूंढना है। प्रश्न क्या ढूंढेंगे? पहला प्रश्न दिया है, खल सज्जनानाम मैत्री पश्चात कीदृशी भवति। खल सज्जनानाम, खल माने होता है दुर्जन, सज्जनानाम माने सज्जन, मैत्री माने मित्रता, पश्चात माने बाद में, कीदृशी माने कैसी, भवति माने होती है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन देख लेते, क्या दे रखा है? गुरवी, वृद्धिमती, दीर्घा, लघवी। तो यहां पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 वृद्धिमती। ठीक है, खल से यानी दुर्जन से सज्जन की जो मित्रता होती है वो हमेशा वृद्धि करने वाली होती है। दूसरा प्रश्न है, वृद्धिमती पदे अस्मिन प्रत्यय का, वृद्धिमती पद में प्रत्यय कौन सा है? तो इसने दे रखा है मतुप, वतुप, सत्री, शानच। तो हमेशा याद रख लेना, शब्द के साथ में हमेशा तद्धित पुरुष तद्धित समास प्रत्यय जुड़ते हैं। तो तद्धित यानी सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ने वाले। तो मत, वृद्धि मति बताया है, तो मत क्या है? यानी श्रीमान, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो आते हैं शब्दों में, और शब्दों के साथ में जुड़ने वाले जो भी प्रत्यय होते हैं वो हमेशा तद्धित के होते हैं। तो तद्धित में कौन सा आता है? मतुप आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मतुप। ठीक है, उसके बाद में है श्लोके अस्मिन किम छंदः। इस श्लोक में छंद पूछा है हमें, तो छंद घटाना है हमें। तो छंद घटाने के लिए देखो हमें फिर से एक बार श्लोक की तरफ ध्यान देना होगा। कह रखा है इसमें श्लोक में छंद अगर गिनना हो तो हमें मात्रा गिननी पड़ती है। ठीक है, अक्षर गिनने पड़ते हैं, वर्ण जिन्हें कहते हैं, मात्रा नहीं गिननी पड़ती, अक्षर। तो इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है इसमें। ठीक है, पहली लाइन में। दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 है इसमें। ठीक है, 11 के 3 ऑप्शन आते हैं हमारे पास में, वज्र, उपजाति, और एक आता है अपना उपेंद्र वज्र। ठीक है, तो इसने ऑप्शन में भी दे रखा है इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और भुजंग प्रियाता। जहां पर इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र के साथ में उपजाति आ जाता है वहां पर याद रख लेना उपजाति ही होता है, क्योंकि इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र का मिश्रित भाग ही क्या कहलाता है? उपजाति कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपजाति। आगे है छायेव इत्यत्र संधि विच्छेद का। छाया जो शब्द है इसके अंदर संधि बतानी है, संधि विच्छेद बताना है हमें। तो ऑप्शन दे रखा है छाया प्लस में इव, छाया प्लस में एव, छाया प्लस में ईव, छाया प्लस में ऐव। तो यहां पर याद रखना छाएव। ठीक है, तो ए का ई बन जाता है हमेशा, हमें पता है इस बात का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, छाया प्लस में इव, ऑप्शन नंबर 1। आगे देख लेते हैं, पूर्वार्धम यानी पूर्व च तत् अर्धम इत्यत्र का समासः। इसने पूर्वार्धम का समास विग्रह करके दिया हमें, पूर्वम च तत् अर्धम, इसका समास होगा तो अव्ययभाव समास होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा या तत्पुरुष होगा, इनमें से किसी एक को बताना है हमें। तो हमारा ऑप्शन देखना है फिर से, पूर्वम च तत्, तत् का प्रयोग हमेशा कहां होता है? कर्मधारय में होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक जो बताता हूं ना, इनको थोड़ा गौर से देख लिया करो आप। ठीक है,
उसके बाद में भिन्ना इत्यत्र को प्रकृति प्रत्यय, यानी भिन्ना जो शब्द है इसके अंदर प्रकृति यानी धातु और प्रत्यय के बारे में बता रहा है। प्रकृति का मतलब धातु होता है और प्रत्यय के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसने दे रखा है विद प्लस में ल्यू, विद प्लस में ल्यूट, विद प्लस में कत और विद प्लस में कत्वतु। तो भिन्ना मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तय का नय हमेशा और नय का अणा हमेशा कत प्रत्यय में होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा, विद प्लस में कत। ठीक है, आगे वाला प्रश्न जो 23 नंबर है वो है पुरा इति पदस्य विलोम पदम विद्यते। पुरा शब्द का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो इसने ऑप्शन में दे रखा है अग्रे, अधः, वामता, पश्चात। तो पुरा माने पहले होता है, तो पहले का विपरीत अर्थ क्या होगा? पश्चात। ठीक है, पहले बाद में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पश्चात। अब इसके बाद में हमारा गद्यांश शुरू होगा, तो एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं सही है कि नहीं। सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 24 नंबर जो प्रश्न है उसके अंदर गद्यांश दे रखा है, तो गद्यांश को आप आराम से सुन लेना, समझ लेना। ठीक है, उसके बाद में उसके प्रश्न करेंगे, क्योंकि वीडियो में ऐसा अगर होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक तरफ गद्यांश दे दूं, एक तरफ प्रश्न दे दूं। ठीक है, कोशिश करूंगा पूरी पूरी। एकदा कश्चित मुनि कस्मिंश्चित् तडागे स्नान रतः आसीत्। एकदा कश्चित मुनि, एक बार कोई मुनि, कस्मिंश्चित् कोई भी, तडागे तालाब में, स्नान रतः आसीत् स्नान कर रहा था। ठीक है, एक बार एक मुनि किसी तालाब में स्नान कर रहा था। स्नान समय कश्चित क्षुद्र सर्पा तस्य अंजलो अपतत। स्नान के समय में कोई क्षुद्र सर्प, छोटा सांप है, उसकी अंजलि में आ जाता है। अंजलि का मतलब ये होता है अपने जैसे दोनों हाथों को मिला लेते हैं, उसे अंजलि कहते हैं। ठीक है, तो अंजलि में गिर जाता है आकर के। किंचित भीता मुनिवरा अपृच्छत, कुछ भयभीत यानी थोड़ा सा भयभीत हो जाता है और फिर पूछता है, मुनिवर पूछता है कोर भवान इति, आप कौन हो? सर्प अवदत, सांप बोला, सपो अहम, मैं सर्प हूं। तत् श्रुत्वा मुनिवरः पुनः पृच्छत, उस यह सुनकर के मुनि फिर से पूछता है रेफः क्वागता इति, यहां किस लिए आए हो? सर्प उक्तवान, सर्प बोला, त्वया अपहृता इति, तुमने ही तो ग्रहण किया है मुझे। मुनिवरा स्वदोषम ज्ञात्वा लज्जिता अभवत, मुनिवर अपने ही स्वदोष यानी अपने दोष को जान करके वह लज्जित हो गया। स ज्ञातवान, और वह जान गया, यत कि अवश्यमेव कश्चन महापुरुषा विद्वान च वर्तते, कि यह कोई न कोई महापुरुष विद्वान है। तस्य योग विषय का अपि विलक्षण ग्रंथ वर्तते, उसके योग विषय का भी विलक्षण ग्रंथ है। पतंजलि व्याकरण विषय यावान अधिकारा आसीत, पतंजलि में यानी पतंजलि की जो व्याकरण है उसके विषय में इनको अधिकार है। तावान अधिकारा योगे आयुर्वेदे अपि आसीत, उसके अंदर अधिकार कौन सा है कि उस अधिकार के योग में आयुर्वेद भी आता है, क्योंकि वो जब आकर के गिरा तो अपहृता मतलब कुछ घायल होगा, और जिससे उन्होंने उसके बारे में पूछा। ठीक है, ये हो गया हमारा गद्यांश। अब गद्यांश के अंदर प्रश्न जो है वो देखना है। देखो गद्यांश की हिंदी अगर हमें नहीं आती है, चाहे टूटी फूटी भी आए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आनी जरूरी चाहिए, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश में से शब्दों में से ही हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हम शुरू कर लेते हैं, पहला प्रश्न हमारा, सर्पः कुत्र अपतत, सर्प कहां गिरा? हस्ते, अंजलौ, मुखे, शिरसि। तो देखो हमारी जो पहली लाइन थी उसके दूसरी लाइन में दरका स्नान समय कच्चिद क्षुद्र सर्पः तस्यंजलो अपतत, उसकी अंजलि में गिरा। तो यह हमारा ऑप्शन अंजलौ सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर है उक्तवान इत्यत्र का प्रत्यय, उक्तवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कतवतु, कत, मतुप, वतुप। तो हमेशा याद रखना वान, जिसके नीचे वान में जिसके नीचे हलंत होता है उसमें कतवतु होता है हमेशा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कतवतु। पतंजलि इत्यत्र का संधि विच्छेद, पतंजलि शब्द में संधि बतानी है, यानी संधि विच्छेद बताना है। कौन सी होगी? ऑप्शन दे लेते हैं, पत प्लस में अंजलि, पतम प्लस में जली, पतत प्लस में अंजलि ही, पतम प्लस में अंजलि। तो हमेशा याद रखना कि पतंजलि अणय बना है,
चय वाला अंतिम पंचम अक्षर, चय का जो पंचम अक्षर है वो बना हुआ है, तो वो हमेशा तय वर्ग के स्थान पर बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पतक प्लस में अंजलि। ठीक है, पतंजलि। मुनिवराह लज्जिता अभवत, मुनिवर लज्जित हुआ। वाक्य स्थितम क्रियापदम लोट लकारे परिवर्तयत, वाक्य जो स्थित है उसकी क्रिया के अंदर जो लोट लकार है उसमें परिवर्तन करना है। ठीक है, मुनिवराह लज्जित अभवत, यानी यहां पर अभवत दे रखा है, यानी भूतकाल दे रखा है, हमें लोटकार में परिवर्तित करना है उसे। तो भवतु आएगा या भव आएगा या भविष्यति आएगा, भवेत आएगा। तो हमें पता है लोट लकार अतु अताम अंतु की तरह चलता है। तो अभवत एक वचन है प्रथम पुरुष, तो हमारा प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार का क्या हो जाएगा, भवतु। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे वाला प्रश्न है, पतंजलि आकार ग्रंथस्य नाम किम, पतंजलि आकार ग्रंथस्य नाम किम, पतंजलि में आकार ग्रंथ का नाम क्या है? तो ऑप्शन दे लेते, अष्टाध्यायी, चरक संहिता, सिद्धांत कौमुदी, महाभाष्य। तो हमेशा याद रख लेना पतंजलि का लिखा हुआ क्या है, महाभाष्य। मैंने आपको जब बताया था पतंजलि और कातंजलि इनके बारे में जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था पतंजलि का दूसरा नाम क्या है, महाभाष्यकार। तो इनका लिखा हुआ महाभाष्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, द। शपो अहम इति का अवदत, मैं सर्प हूं ऐसा किसने बोला? मुनि, पतंजलि, शर्पा, शपा। तो ऐसा किसने बोला था? सर्प ने बोला था। हम गद्यांश में देख सकते हैं। तो गद्यांश में अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो, सर्पा अवदत सपो अहम, सर्प बोला मैं हूं। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्पः। यावान इत्यत्र का प्रत्यय, यावान शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, वतुप, मतुप, शानत, क्षत्रि। तो यावान, वान, अब यहां पर भी वान बचा है, लेकिन साथ में ये याद रख लेना धातु है या शब्द है। धातु है इसलिए तद्धित प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, तो यहां पर वतुप जो है वो जुड़ेगा। ठीक है, यानी मतुप का ही दूसरा भेद होता है वतुप। ठीक है, लेकिन ये तद्धित प्रत्यय के अंदर हम बहुत कम पढ़ पाते हैं, होते जरूर हैं। तो यहां पर आएगा वतुप, 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के पूरे 15 प्रश्न हो गए हैं जिनको मैंने आपको बताया। तो इनको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आज गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न आए हैं। तो आपको गद्यांश और पद्यांश को आराम से ध्यान से देख करके फिर इनके अंदर उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार मेरा सहयोग देते रहिए, मैं आपका सहयोग देता रहूंगा। लाइक, शेयर और कमेंट आपको करना ही करना है। साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसे दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए वीडियो आप तक प्राप्त होते रहेंगे। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।